1900 में हिंदी को दूसरी कामकाज की भाषा बनाया जा रहा था, तब एंटोनी मैकडोनल्ड ने पूछा था ये कि जो ध्वनियाँ हिंदी में नहीं है वो आप कैसे ले आएँगे? संस्थाओं के क्षरण की वजह यह हो सकती है कि जो लोग जिनका वो काम नहीं है, जो अयोग्य लोग हैं या राजनीति इस संदर्भ में संस्थाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही है, चाहे वह खेल से जुड़ी हुई संस्थाएँ हों, चाहे वह राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाएँ हों। अगर बाहरी प्रवेश मतलब जिन विषयों के जो विशेषज्ञ हैं और जिनका जो काम है, उनकी जगह अगर कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं, तो क्या वो उन संस्थाओं का जो मूल उद्देश्य है और जो मौलिक कर्तव्य है, उससे विपथ विपथन होने लगता है। होने लगता है? ये तो आप बिल्कुल एक सर्वमान्य बात बता रहे हैं कि जिसको जहाँ होना चाहिए, वहाँ न होके वो कहीं और बैठा हुआ है। राजनीति बहुत बड़ी मदद पहुँचा सकती है साहित्य को, कलाओं को, संस्कृति को, लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हुए। साहित्य को भी अपनी मर्यादा का, अपने शील का पालन करना होगा। साहित्य राजनीति से पोषण ले, द्रव्य जैसे है, संसाधन है, उसकी मदद ले और अपना काम करे, अपनी स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए। लेकिन होता यह है कि वो जो बारीक सी रेखा है, उसका उल्लंघन होने लगता है और बिल्कुल होल सोल पॉलिटिकल लोग जो है, जो राजनीति के विशेषज्ञ हो सकते हैं, वो नियमन करने लगते हैं। तब जो है गड़बड़ शुरू होती है। नागरिक प्रचारणी सभा का इतिहास कम से कम हमें यही सबक देता है। और दूसरी बात में ज़्यादा जो मुझे ज़रूरी लगती है, वो ये है कि जैसे व्यक्तियों की उम्र होती है सर, वैसे ही संस्थाओं की भी उम्र होती है। अ, संस्थाओं की प्रासंगिकता जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। ये कहने में हमको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अ, लेकिन उसी समय जब वो समय आता है कि आपकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है, तब आप अपने लिए नई प्रासंगिकताएँ सृजित कर सकते हैं। नई बौद्धिक चुनौतियाँ ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक छोटी-सी बात कह के मैं खत्म कर दूँगा। ये जो फ़ॉन्ट हैं हिंदी के, जितने सुंदर फ़ॉन्ट हैं, ये सब पेड फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आपको उनको इस्तेमाल करना है, जो फ़ॉन्ट इस किताब में लगा है, चाणक्य यूनिकोड नाम का, ये पेड फ़ॉन्ट है। ये सर्वजन सुलभ नहीं है। इसकी एक कीमत है जो आपको अदा करनी होती है। हिंदी संस्थाओं ने फ़ॉन्ट विकसित करने का काम क्यों नहीं लिया? आज यूनिकोड सपोर्टेड फ़ॉन्ट जो हैं, वो काम तो हमारा चल रहा है उनसे। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम लोग धारा प्रवाह हिंदी लिख रहे हैं और तमाम लोग ये भी दावा कर सकते हैं कि एकदम शुद्ध लिख रहे हैं। लेकिन यूनिकोड सपोर्टेड फ़ॉन्ट प्रिंट में नयनाभिराम नहीं लगते। तो यूनिकोड सपोर्टेड फ़ॉन्ट कौन विकसित करेगा? ये काम क्यों नहीं किया हिंदी संस्थाओं ने? उनको किस बात की कमी थी? उन्होंने क्यों नहीं टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ इकट्ठा किया अपने पास? क्यों नहीं संसाधन और पैसे इकट्ठा किए? क्यों सबको खरीदना पड़ रहा है? क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं जो फ़ेसबुक पोस्ट लिखूँ, उसका फ़ॉन्ट एकदम यूनिक हो। तो हम लोग ये सब क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि हमने अपना एजेंडा ही नहीं बदला। अब अगर आपका काम हो प्रतिवर्ष गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाना, प्रतिवर्ष मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाना, बाबू संपूर्णानंद की जयंती मनाना, अपनी संस्था का स्थापना दिवस मनाना, तो आप सिर्फ रिचुअलिस्टिक हरकतें करके, सिर्फ परंपरा पालन करके संतुष्ट हो जाएंगे। 50 लोग इकट्ठा होंगे, वही वही बातें दोहराई जाएंगी, पिष्ट पेषण होगा और अंततः ये तय हो जाएगा 50 लोगों में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे महान आलोचक थे। अरे महान तो थे, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को 24 बरस के आचार्य रामचंद्र शुक्ल को 1908 में 44 साल के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितना रगड़ के एडिट किया था, ये कौन बताएगा? ये किसका दायित्व है? जाने हुए को जानने का दायित्व किसका है? अभिज्ञान का दायित्व कौन अपने माथे पर लेगा? तो ये हुआ, वादों से, बड़े वादों से हम लोग पीछे हटे। मेरा प्रश्न एक है कि 1947 में जब राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, सामान्य तौर पर माना यह जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी दाँ थे और
उन्होंने जो भारत में शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की वो अंग्रेजी व्यवस्था से पोषित थी, या पोषित न भी रही हो तो उससे उससे प्रभावित प्रभावित थी, और जी, अवश्य थी। लेकिन फिर भी नागरी के काम में, नागरी प्रचारणी सभा के काम में 1967 तक कोई व्यतिक्रम नहीं आया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता की, किसी संस्था की स्वतंत्रता के स्तर पर अगर वह काम कर रही है तो उनकी दृष्टि वहाँ पर राजनीति को संप्रेषित करने की संभवतः नहीं थी। कम से कम उनके द्वारा निर्मित संस्थाएं, चाहे वह साहित्य अकेडमी हो, जो संगीत भी नाटक इसरो अकेडमी हो, हो, जितनी भी जितनी संस्थाएं भी हो। उन्होंने बनाई हैं। नहीं, एक बात और है सर, कि अकेले नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, उनके कालखंड वो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, वो उस नागरी के लिपि के और हिंदी भाषा के इतने बड़े सैनिक थे कि उनके रहते नागरी प्रचारणी सभा के या हिंदी भाषा की किसी परियोजना को कोई कहीं रोक टोक, कोई प्रश्न उस पर उठ ही नहीं सकता था। राजर्षि टंडन, उसके पहले महात्मा गांधी स्वयं, जो नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा करते थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादित सरस्वती में लेख छपने के लिए भेजते थे। तो हिंदी से जो अनुराग था वो उस गैलेक्सी के भीतर था। और नेहरू जी का भी जो रिश्ता हिंदी भाषा और साहित्य से है, वो विरोध और समर्थन के सरल गणित में समझने का रिश्ता नहीं है। नेहरू जी अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित थे, बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक थे, और बाज दफा उनके पास हिंदी का सही इनपुट नहीं होता था। मैं ये किस्सा बीच में आपको रोक के सुना रहा हूं, माफी के साथ। नहीं, बनारस में 1934 में रत्नाकर रसिक मंडल, जो बनारस की बहुत बड़ी संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा की तरह, और ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि सभा का तो रिवाइवल हुआ, लेकिन बनारस में दीन सुकवि मंडल, रत्नाकर रसिक मंडल, तुलसी पुस्तकालय, अभिमन्यु पुस्तकालय, कारमाइकल लाइब्रेरी जैसी जो संस्थाएं थीं, वो चुपचाप काल के गाल में बिला गईं। ये काम सरकार का नहीं है। रिजर्वेशन का काम, बचाव का काम सिविक सोसाइटी का है, जागरूक समाज का है। समाज संस्थाओं को जीवित बनाता है, नई संस्थाएं सृजित करता है, और जिनकी उपयोगिता नहीं समझता उनको नष्ट हो जाने देता है। तो बाज दफा प्रकृति भी न्याय करती है, प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत तो है ही। मैं रत्नाकर रसिक मंडल की 1934 वाली बैठक याद दिला रहा था। वो बैठक बनारस में हुई, बुला नाला में, और उस बैठक में नेहरू जी कमला जी के साथ आए थे। एक चित्र है उसका, बहुत सुंदर चित्र। नेहरू जी के साथ बैठे हुए हैं गोष्ठी में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके अलावा अनेक लोग, उसमें शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके जो तब युवा थे वो भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। वहां पर नेहरू जी ने कहा, है कोई हिंदी में रविंद्रनाथ? और हिंदी में दरबारी ढंग की कविता लिखी जा रही है और वैसा साहित्य लिखा जा रहा है। 1934 में ये बात कह रहे हैं वो। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो चुका है, आचार्य शुक्ल का अनामिका का पहला वाला एडिशन निकल चुका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसाद की आरंभिक रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं, और मुंशी प्रेमचंद का तो लगभग कफन और गोदान को छोड़ के पूरा कृतित्व ही प्रकाशमान है। लेकिन नेहरू जी देखिए क्या कह रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद वो लेखक हैं जिन्होंने नेहरू को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। लेकिन अब बात हो गई, ये खबर अखबार में छप गई। निराला लखनऊ में थे, उन्होंने पढ़ी ये खबर, और लखनऊ स्टेशन पर नेहरू जी से मुलाकात हुई। उनको थोड़ा वार्निंग दी निराला ने एक अंतरंग बैठक में कि ये जो 3 लेखक हैं ना इस बैठक में आपके साथ शामिल, जो लिहाज में वहां कुछ नहीं बोले, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों अगर ज्यादा नहीं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से कम नहीं है। इसलिए आप समकालीन साहित्य थोड़ा सा पढ़ा करिए। तो हिंदी में वो, बनारस की भाषा में कहें तो वो ताव था, वो जज्बा था कि वो राष्ट्र पुरुष से, प्रथम व्यक्ति से आंख में आंख डाल के बात करती थी। और राजपुरुषों में वो औदात्य था
कि वो उस बातचीत को फेस वैल्यू पे लेते थे। ये उन्हीं नेहरू की बात है जिन्होंने साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष बनते ही जो पहला पत्राचार किया वो निराला जी की फेलोशिप के लिए था कि उनकी फेलोशिप महादेवी जी को दी जाए। मैं ये इसलिए कह रहा था कि आज़ादी की लड़ाई के समय से ही आपको पता ही है सर, और हमारे विज्ञ दर्शकों को भी पता है कि हिंदी और हिंदुस्तानी एक जो उर्दू का आधार लेकर बनी हुई हिंदी है और एक जो संस्कृत से शब्द लेने के लिए बहुत उत्साही परिनिष्ठित किस्म की हिंदी है, इन दोनों में एक घोषित अघोषित होड़ थी और दोनों के शिविर थे। हिंदी संस्कृत शब्दों को लेने के लिए जो उत्साही थी उसका कारण भी समझा जा सकता है कि अगर मैं कहता हूं वृष्टि हो रही है तो आप मुमकिन है पल भर को ये कहें कि वृष्टि क्यों कह रहे हो, बरसात को कठिन क्यों बना रहे हो। आपके लिए ये कठिन है क्योंकि आप हिंदी पट्टी से आए हैं। लेकिन अगर ये वाक्य बांग्ला भाषी एक व्यक्ति सुनेगा तो चूंकि बांग्ला संस्कृत की आधार भूमि पर पुष्पित पल्लवित हुई है तो वो वृष्टि को बरसात से कहीं ज्यादा आसानी से समझ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, मुदित हो जाएगा। हिंदी ने ब्रज और उर्दू से तो लिया ही है, तमाम बोलियों से। हिंदी तो एक रजिस्टर का नाम है जिसमें पतली पतली बहुत सारी जिल्दें हैं। संस्कृत से शब्द ग्रहण के लिए जो उसका उत्साह था वो इस वजह से था कि भारत की अन्यान्य भाषाएं संस्कृत से ही, तमिल को छोड़ के प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं और संस्कृत से पोषित हिंदी जो है ज्यादा बोधगम्य हो सकती है, ये सभा के कार्यकर्ताओं का मानना रहा है। और सभा की भी भाषा नीति बहुत वैविध्यमय, बहुत संस्तर वाली है। उसको ये कहना, जैसे ये प्रचार किया गया पिछले दिनों कि सभा ने एक गोष्ठी बैठक सम्मेलन करके नुक्ते हटवा दिए, ये बात एकदम गलत है, सरासर गलत है। जब 1900 में हिंदी को दूसरी कामकाज की भाषा बनाया जा रहा था तब एंटोनी मैकडोनल्ड ने पूछा था ये कि जो ध्वनियां हिंदी में नहीं है वो आप कैसे ले आएंगे। तो सभा के लोगों ने जवाब लिखित दिया है, वो दस्तावेजों में दर्ज है कि हम नुक्ते लगा के वो पूरा करेंगे। तमाम पुस्तकें 1920 से 30 के बीच की सभा से प्रकाशित हुई हैं, उनमें नुक्ते थे, बाद में नुक्ते हटा दिए लोगों ने। अब हम दोबारा नुक्ते लेके आए हैं। हमको लगता है कि एक ध्वनि है जो बिना नुक्तों के पूरी नहीं होती। जैसे गलत, गलत को गलत नहीं कहना चाहिए जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। मुझे पता है कि एक डेली अखबार की स्टाइल शीट में नुक्ता लगाना प्रायः कठिन है, लेकिन सभा तो ऐसा काम कर सकती है।